नमस्कार विद्यार्थियों, आज देखो अपनी जो वीडियो इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का आपका जो टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो आपका डाइपोल है यानी द्विध्रुव उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण होता क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे किसी द्विध्रुव के ऊपर, इन सभी जो आपके सवाल है इनकी चर्चा आज अपन इस वाली वीडियो के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं। अब देखना, इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा तो अपनी जो वीडियोस है अभी हमने स्टार्ट की है, एक नई सीरीज है मेरे लिए, और जो आपकी ऑडियंस है क्लास 12 की वो मेरी ऑडियंस इतनी नहीं है, तो इसीलिए जो व्यूज़ है वो एक दिन के 30-40 व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि वो पिछले वाले हैं। तो आप सभी से मेरा देखो विनम्र आग्रह ये रहेगा सबसे पहले तो कि आपको जो कंटेंट है आप सभी यदि संतुष्ट हैं, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़, आपका हर एक डाउट जो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है ब्लू कलर की वो देता हूँ, जिसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली आपके जो नोट्स है उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो, जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, प्लस कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको बोर्ड पर नहीं बता के मेरे पीछे स्क्रीन लगा के उस स्क्रीन के ऊपर आपको एनिमेशन के माध्यम से भी बहुत कुछ बताता हूँ। कई बार मैंने पिछले आप कई वीडियोस मेरे देख सकते हो, हालांकि इस जो फिजिक्स वाले सीरीज है इसके अंदर मैंने 2 ही वीडियो ऐसी बनाई है, अभी तक टोटल ये 14वीं वीडियो आने वाली है। इन 14 के अंदर से 2 वीडियो मैंने एनिमेशन वाली बनाई है। इससे पहले जो मेरी पुरानी जो वीडियोज है जो कि अदर स्ट्रीम्स के लिए हैं, तो उनके अंदर आप लोगों ने अगर देखना चाहो तो आप वहाँ पे देख भी सकते हो। मैंने पीछे स्क्रीन के माध्यम से काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, और इन फ्यूचर भी फिजिक्स में भी अपने बहुत जगह जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी मैं उसको काम में लूँगा। अब जब आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ ही आपकी जितनी भी समस्याएं होती है, जितनी जिज्ञासाएं होती हैं, जो कि आपने कमेंट के माध्यम से मुझे भेजते हो, आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि उनका जो समाधान है, मैं हाथों हाथ जैसे कमेंट देखता हूँ तो हाथों हाथ उनका जो निपटारा है आपकी समस्याओं का वो करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अब ऐसे में मेरी जो आशाएं हैं वो आपसे थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो मैं आप सभी से बस इतना ही विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी आपके क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं, आप सभी से हमारा जो चैनल है, अपना जो चैनल है आपका, मेरा खुद का अपना ही चैनल है ये, तो इसको सब्सक्राइब करवाएं और उनसे विनती करें मेरी ओर से कि थोड़ा सा यदि उनको फिजिक्स में अपनी रुचि बनानी है, क्योंकि ये होता है अधिकतर कि फिजिक्स को थोड़ा जटिल विषय समझा जाता है, और खासकर जो बायोलॉजी वाले वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे लिए बना ही नहीं है, हम तो कैसे जैसे करें 12वीं पास करें और इस फिजिक्स से पीछे छुड़ाएं। ध्यान रखना, देखो फिजिक्स से अगर आपने साइंस ले ली तो आपको कभी पीछा नहीं छूटने वाला। इवन आपने साइंस अगर नहीं भी ली है ना, तो भी आप अगर नौकरी की तैयारी करोगे तो वहाँ पर तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। और ये वाली जो फिजिक्स है, जो कि बेसिक फिजिक्स है, आपने अगर साइंस ले रखे, फिर चाहे आप बायोलॉजी हो चाहे फिर आप मैथ्स से हो, इन फ्यूचर आपको हमेशा काम में आएगी ही आएगी। भले आप बायोलॉजी ले लेना, कॉलेज के अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप पीएमटी वगैरह की तैयारी करने चाहते हो या फिर आप आईआईटी के लिए देखना चाहते हो, तो वहाँ पर तो भाई काम ही इसके बिना चलेगा ही नहीं। फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके अदा करने वाली है। तो जब इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें अपने इन वीडियोस के अंदर होने वाली है, तो मैं आप सभी से, क्योंकि देखो मेरे को ये नहीं कि मैं बस यहाँ पर आके बोल के चला जाता हूँ, इतना मेरा काम होता है, बहुत मेहनत भी लगती है। वीडियो शूट करना, इसको रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद इसको एनालाइज करना, फिर उसको एडिट करना, फिर इसको अपलोड करना, अपलोडिंग में भी काफ़ी प्रोसेस होती है, तो इतना सब कुछ मैं करता हूँ। तो थोड़ी सी आशाएँ मेरी आपसे बढ़ी हुई रहती है। तो मैं आपसे सभी से अनुरोध करूँगा कि जितना हो सके, जिनके ये वीडियो काम की है उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाएं, और उनको आप मेरी ओर से विनती करें, उनसे आप आग्रह करें कि आप वीडियोस को देखें और पूरा जो रसास्वादन है वो आप प्राप्त करने की कोशिश करें। आप जो अपने सुझाव देंगे नीचे कमेंट के माध्यम से, मैं हर सुझाव पर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया आपको दूंगा, और साथ ही साथ आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं उन पर मैं विचार विमर्श करके, और जो सुझाव आप मुझे देंगे उनको ज़रूर मैं अपने वीडियोज़ के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज बातें तो काफ़ी सारी अपन ने कर ली, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा असर आप लोगों पर होगा इसका। और अगली जो हमारी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है, अब देखना कई जने को मन में अगर डाउट हो कि ये वीडियो केवल आरबीएसई बोर्ड वालों के लिए है क्या, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए है क्या, सीबीएसई के लिए नहीं है क्या, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, आपके चाहे किसी भी बोर्ड का आप एग्जाम उठा लेना, किसी भी बोर्ड की क्लास 12 की आप बात कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबके अंदर है। फ़र्क क्या कर दिया, देखो एनसीईआरटी मोस्टली पूरे इंडिया के अंदर लागू है, और अब तो राजस्थान के अंदर भी एनसीईआरटी लागू हो चुकी है 10th और 12th को छोड़कर। ठीक है, देखो फ़र्क क्या है, एनसीईआरटी के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि पहली यूनिट है जिसको मैं बोलता हूँ, तो उसके अंदर क्या कर रखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उन्होंने 1 यूनिट में दे रखा है ना, वो राजस्थान बोर्ड वालों ने क्या किया, उसके 4 चैप्टर बना दिए, बाकी एक भी टॉपिक नया हटाया है, नया उसके अंदर जोड़ा है। एक छोटा सा टॉपिक जो कि मैं आज आपको इसी से संबंधित पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी के अंदर है लेकिन राजस्थान बोर्ड के अंदर नहीं है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा होगा कि राजस्थान बोर्ड के अंदर नहीं और एनसीईआरटी के अंदर है, तो वो टॉपिक मैं पढ़ाने से पहले आपको बता दूंगा कि किन बोर्ड्स वालों के लिए। ठीक है,
है। तो ये जो चिंता है कि हमारे सिलेबस का है कि नहीं, ये उनके सिलेबस का होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा, ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो से पहले, हर टॉपिक से पहले आपको बताता हुआ चलूंगा। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल से कॉमन है। ये वाला जो टॉपिक है ये भी बिल्कुल कॉमन है। इसके तुरंत बाद इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक आता है, डब्ल्यू का मान अपन को निकालना होता है, वो बस एनसीईआरटी के अंदर है, आरबीएसई वाली बोर्ड के अंदर बुक में नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें जो है थोड़ा सा आपके दिल पे असर करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। देखो, बल आघूर्ण की बात करें तो 11वीं क्लास के अंदर आपने बल आघूर्ण को डिटेल से पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो जाने दीजिए, अपन को उसके ऊपर नहीं जाना। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है? ये होता है, देखो असल में बल और बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उनका सदिश गुणनफल होता है। अभी अपन इसको काम में लें उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एक समान विद्युत क्षेत्र की। जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जो हमारी वीडियो थी पहले आपने अगर देखी हो तो उसके अंदर जरूर आपको मिलेगी, नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पे तो सुंदर सुंदर एक आई का बटन देने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो देख लेना। हमने प्रॉपर्टीज़ की वहाँ पर बात करी थी, तो मैंने आपको एक सम विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में वहाँ पर बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हो कि सभी विद्युत क्षेत्र जो रेखाएँ हैं वो एक दूसरे के समांतर गति कर रही हों। ठीक है, तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गति एक दूसरे के पूर्णतः समांतर है तो ऐसा जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम कहते हैं सम विद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा मैं इसको आगे तक ले जाके बना देता हूँ ताकि हमारा जो डायग्राम बड़ा बड़ा बन जाए और आपको देखने में कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि देखो मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको किसी प्रकार की दुविधा ना हो और आपको जो संपूर्ण लाभार्जन है वीडियो का वो हो सके, आप लोग प्राप्त कर सको। अब देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखना हमारे डेरिवेशन क्या कहता है, मैं थोड़ी सी अपनी गति जो है बढ़ाता हूँ, क्योंकि अंदर से जो टीचिंग है ना, जो फीलिंग आती है टीचिंग की, वो थोड़ा फास्ट पढ़ाने में आती है। अगर आपको मेरी स्पीड से संबंधित कोई दिक्कत हो ना तो यूट्यूब आपको देखो एक ऑप्शन देते हैं, ऊपर 3 बिंदियां आपको दिख रही होगी, उनके ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे तो आपको एक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल पे होता है, आप 0.75 या 0.50 पर करके जितनी आपको सूट हो आप कम कर सकते हो, और बढ़ाना चाहते हो देखो मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग बढ़ा के देखा करो, क्योंकि जितना फास्टली हम लोग पढ़ेंगे ना हमारे माइंड की ग्रैब करने की जो पावर है ना उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप सभी से यही उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग वहाँ से ये जो सेटिंग उपचुक कर लेना, लेकिन यहाँ पर जो मैं अपनी फीलिंग को लेकर आने के लिए जो गति काम में ले उस गति से मुझे यहाँ पे पढ़ाने देना। थोड़ा तो कष्ट आप ही कर सकते हो मेरे लिए भी। अब देखना ये एक समान मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब तीर की दिशा उस साइड, इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि विद्युत जो क्षेत्र की दिशा है वो इस साइड से उस साइड की ओर है। ठीक है, यानी उस तरफ विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मुझे देखना है बल आघूर्ण, लेकिन किस पर देखूंगा बल आघूर्ण? डाइपोल यानी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण देखूंगा। अब द्विध्रुव पर देखना है मेरे को तो द्विध्रुव लाना तो पड़ेगा ना भाई मुझे शाहरुख खान को देखना है तो शाहरुख खान की मूवी या उसकी फोटो लेके आनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा, अदरवाइज मैं कैसे देखूंगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं एक द्विध्रुव को लेके आ गया। ये जो द्विध्रुव है आप लोग देख पा रहे हो, इसको मैं नाम देता हूँ, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस बिंदु A के ऊपर मैं एक आवेश लेके आ रहा हूँ -Q। ठीक है, समान ही परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति का एक आवेश, क्योंकि अपन बार बार ये बातें कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, तो मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्या किया देखो, मैंने यहाँ पे -Q आवेश रखा है, यहाँ पे +Q आवेश रखा है। दोनों आवेश परिमाण में बिल्कुल से समान है, प्रकृति दोनों की विपरीत है, एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर, ये जो इनके बीच की दूरी है वो d बराबर हम लोग 2a मानते हैं, ये 2a दूरी है। अब एक चीज़ देखना होगा क्या, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव को ले जाके रख दिया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या चीज़ें, 2 आवेश हैं। हमेशा अगर आप किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख दोगे ना तो उनके ऊपर एक बल लगने लग जाता है। ठीक है, अब देखने बल कैसे लगेगा, हमेशा ध्यान रखना धनावेश पर जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणावेश पर लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि उस साइड में जा रही है, ये क्या है, धनावेश है, और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा मैंने अभी भी बताई विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। बल को हम देखो दर्शाते हैं F वेक्टर से, क्योंकि एक सदिश राशि है। और इससे पहले जब अपन ने बात करी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला वहां पे बताया था, F बराबर QE वेक्टर। वहां पर देखो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, आपको याद दिला दूं फिर से मैं। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल और उस बिंदु आवेश के परिमाण के अनुपात को अपन ने क्या कहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा था। तो यहाँ वहां से अपन ने F बराबर देखो, आप पक्षांतरण करोगे सारे के सारे मेरे विद्वान विद्यार्थी हो, तो क्या आ जाएगा देखो, Q नोट जो इसके गुणा में जाएगा, तो Q नोट E वेक्टर यानी QE वेक्टर आ गया। वहां पर अपन ने Q नोट लिया था, यहाँ पर अपने पास आवेश कोण है Q है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो F वेक्टर बराबर QE वेक्टर आ गया। अब इस ऋण आवेश पर जो लगने वाला बल है, थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी इस वाले बल की दिशा किधर है, इस साइड में, यानी ये क्या है F वेक्टर, इस साइड में। अब F वेक्टर ये क्या होगा, देखो जैसे मैंने वहां पर F वेक्टर बराबर लिखा है QE वेक्टर, प्लस का था वो, यहाँ पर आवेश माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का QE वेक्टर, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब एक चीज देखना भाई, इस आवेश, ये वाला जो आपका आवेश है बिंदु ए पर जो पड़ा है, ये भी Q है, और वो जो आवेश है ये भी Q है, भले प्लस का हो माइनस का हो, ये तो खाली इसकी देखो दिशा में परिवर्तन कर दिया लगने वाले बल की, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो ये जो Q आवेश है इसके कारण लगने वाला जो बल है वो भी F वेक्टर है, और इसके कारण लगने वाला जो बल है वो भी F वेक्टर है, यानी ये F वेक्टर और दूसरा वाला जो F वेक्टर है ये तो भाई दोनों बराबर हो गए ना, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में समान है, तो लगने वाला बल भी दोनों पे क्या होगा, समान होगा। एक बल तो लग रहा है इस दिशा के अंदर, एक बल लग रहा है उस दिशा के अंदर, वही कल वाली बात, अपनी कल वाली वीडियो के अंदर अपन ने बात भी करी थी। अगर ये मार्कर है 10 न्यूटन का बल मैं इस दिशा में लगा रहा हूं और 10 ही न्यूटन का बल मैं इस दिशा में लगा दूं, तो देखो दोनों ओर लगने वाला बल समान है, तो परिमाण में समान होने के कारण इस मार्कर पर लगने वाला जो कुल बल है, जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, यानी मार्कर जो कहीं गति नहीं करेगा। अर्थात ये वाला जो बल है और ये वाला जो बल है दोनों परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अर्थात इस विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल है, इसके कारण आपका जो द्विध्रुव वो गति नहीं करेगा, यानी ये आपका जो द्विध्रुव वो अपनी जगह पर रहना चाहेगा। लेकिन चूंकि बल तो लग ही रहा है और विद्युत क्षेत्र तो आरोपित है ही यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में तो बल एक दूसरे पर विपरीत दिशा में नहीं लगेंगे, लेकिन इस द्विध्रुव को घुमाने का काम जरूर कर देंगे। अब घुमाएंगे देखो कैसे, हमेशा घुमाएंगे इस प्रकार से कि आपका जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। दिशा में आने का मतलब क्या है, अगर विद्युत क्षेत्र इधर से उधर की ओर जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, तो ये जो आपका द्विध्रुव अभी टेढ़ा है यानी तिरछा है, तो ये जो दोनों बल है ये मिलकर क्या कर देंगे, इस तिरछेपन को इसके समांतर लेके आने का काम कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोबारा देखना, जो दोनों बल है वो परिमाण में समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है, इस कारण लगने वाला जो परिणामी बल है वो तो 0 होगा, लेकिन ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण कर देंगे। और बल आघूर्ण का काम क्या होता है, टॉर्क का काम क्या होता है, घुमाना। तो ये बल आघूर्ण क्या करेगा, इस आपके द्विध्रुव को घुमा देगा और इस विद्युत क्षेत्र के समांतर लेके आने का प्रयास करेगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो स्पीड के अंदर ये समझाया है, मुझे अंदर से इतने स्लो स्पीड में फीलिंग आती नहीं है, देखो सही बात आपको बताऊं तो। ठीक है, फिर भी मैंने बताने का प्रयास आपको किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब ये क्या करेगा, इसको समांतर लेके आने का प्रयास करेगा। अब समांतर लेके आने का प्रयास करेगा तब अपन यहाँ पर एक राशि को काम में लेते हैं जिसका नाम क्या है, बल आघूर्ण, या जिसका संधि करके हम इसको लिखते हैं, सभी हिंदी पढ़ते हो। बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल, जिस बल की हम लोग बात करें यानी आपका जो F है, मल्टीप्लाई बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो अभी है क्या ये दूरी, अभी मैं आपको बताता हूँ, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये इसके आगे ही है भाई, लंबवत दूरी। ये आपका F वेक्टर यहाँ पे फिर से बना देता हूँ भाई, नाराज मत हो जाना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बल तो आपको पता चल गया कि हम इस वाले F वेक्टर और उस वाले F वेक्टर की बात करें, दोनों परिमाण में समान है तो कोई सा भी अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या जोड़ आ गया भाई, इसको देखते समझते हैं। लंबवत दूरी का मतलब क्या है, देखना, इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं और इसको अगर ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये क्या है, देखो दोनों जो आपके आवेश है इनके बीच की लंबवत दूरी है। जिस प्रकार से अपन त्रिभुज पढ़ते थे 10वीं क्लास के अंदर, तो उसके लिए अपन क्या करते थे, कई बार एक एक्स्ट्रा लाइन खींचते थे त्रिभुज के अंदर या बाहर किसी भुजा को मिलाने के लिए या किसी कोण को याद करने के लिए। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया, इन दोनों आवेशों के मध्य, या आप यूँ कह सकते हो कि द्विध्रुव के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, देखो ये तो तिरछा है ना, कल ही अपन ने बात करी थी कि तिरछा नहीं होना चाहिए फिजिक्स में, या तो हॉरिजॉन्टल पूरी तरह से या फिर वर्टिकल पूरी तरह से। तो हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाया, तो हमने क्या देखा कि ये जो आपकी डिस्टेंस बलों के बीच की जो लंबवत दूरी आ रही है, वो लंबवत दूरी क्या है, ये लंब यहाँ पर बनना चाहिए, तो लंबवत दूरी हमें यहाँ से मिलेगी। अब ये लंबवत दूरी देखो आएगी कैसे, अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ। अपन ने क्या किया, ये आपका बिंदु मान लो C हो गया, ABC, 3 बिंदु हो गए, इसमें फिर से कोई समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। अब देखना बलों के बीच की लंबवत दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे। मान लिया मैंने कि ये जो आपका द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ में, देखो ये जो रेखा मैंने खींची ये विद्युत क्षेत्र के समांतर खींची है।
ठीक है। तो ये जो कोण होगा ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ में बना हुआ कोण ही होगा। ये कोण मैंने मान लिया थीटा, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लिया अपना जो द्विध्रुव आपका जो द्विध्रुव है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए हुए यहाँ पर उपस्थित है। और ये जो दूरी है ये वाली लंबवत दूरी जिसको अपन बोल रहे हैं, ये मैंने मान ली कितनी है r। अब देखना आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल इंटू बल, देखो बल आघूर्ण को हम लोग दर्शाते हैं टो से, ठीक है। ये एक निशान होता है जिसको अपन बोलते हैं टो। जैसे आप चय बनाते हो तो आधा चय बना दिया अपन ने, ये हो गया टो। बराबर बल को हम देखो दर्शाते हैं F से, और गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखना एक बार लंबवत दूरी क्या होती है, मैंने अभी भी आपको बताया था B और C, जिसको मैंने अभी R भी माना था, चाहे आप इसको R मान लो चाहे आप इसको B से लिख लो, एक ही बात है। तो लंबवत दूरी हो गई ये, तो F इंटू BC। अब देखना F का मान तो आपके पास है, चाहे तो आप माइनस QE ले लो चाहे प्लस QE ले लो, दोनों परिमाण में समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BC भुजा की बात करते हैं। देखना ये BC की लंबाई क्या होगी, आप सभी गणित के धुरंधर हो, होनहार हो, मेरे सारे के सारे विद्यार्थी, क्योंकि आप सभी ने 10वीं क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि जब भी हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण के सामने की भुजा हमेशा होती है लंब, जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो बच गई तीसरी भुजा उसको हम जानते हैं आधार के नाम से, ठीक है। तो जब इस त्रिभुज की अपन बात करते हैं और अपन को बात करनी BC भुजा की, देखो BC क्या है, लंब है। और आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लंब के लिए, जैसे साइन थीटा की अपन बात करते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, आप सभी का पढ़ा हुआ है। अब लंब की जगह कौन है, यहाँ पर भुजा है हमारी BC बटा ये जो कर्ण है, कर्ण कौन सा, ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा जिसका आपको मान पता ही है 2, ये अपन ने मान रखा है। यानी अगर देखो मैं यहाँ से पक्षांतरण करके इस BC का मान निकालना चाहूँ तो BC का मान मेरे को क्या प्राप्त होगा, भुजा BC बराबर आपको प्राप्त होगा 2a sin थीटा। यानी अब मैं इस BC भुजा का मान यहाँ पे रख सकता हूँ, F का मान यहाँ से रख सकता हूँ। तो देखो मैं मान रखता हूँ, F का मान क्या है, QE गुणा का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, और वो क्या है 2a sin थीटा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आप सभी ने देखो जो अपने पिछले से पिछली वीडियो थी जिसके अंदर हमने बल जो द्विध्रुव आघूर्ण था उसकी बात करी थी। द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, 2AQ। हम सभी ने इसकी देखो डिटेल से चर्चा कर रखी है। यानी ये 2A और Q इन तीनों का जो गुणनफल, इसको मैं P बोल सकता हूँ, बल आघूर्ण सॉरी जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण बोल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये आपका P बन गया और E आपका है ही, और मैंने लगा दिया साथ में साइन थीटा। अब देखना, चूंकि आपको मैंने बताया था कि जो बल आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है, यानी जो आपका टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब सदिश राशि होती है और उनके अंदर जब जो उसका मान है उसमें भी दो सदिश राशियाँ होती है और साथ में साइन थीटा गुणा में होता है, तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था जहाँ पर आपने जो सदिश गुणा था उसके अंदर कि जब ऐसी कभी कंडीशन हो तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप के अंदर टो के ऊपर आप वेक्टर लगा दो PE साइन थीटा ना। अब ये कैसे आया होगा, इन दोनों के सदिश गुणनफल से आया होगा। और सदिश गुणनफल का मतलब क्या है कि दोनों जो राशियाँ हैं वो सदिश होंगी और उनके मध्य क्रॉस का निशान आएगा, और दोनों जो क्रॉस का निशान अपन हटाएंगे तो फिर से साइन थीटा आ जाएगा। ये चीज़ें आपने पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, और इससे अपन ने प्राप्त कर लिया टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और यही हमारा आज का टॉपिक था जिसका नाम था बल आघूर्ण, जो कि होता है बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अपने यहाँ पे क्या देखा, एक समांतर विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया या सम विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया। इसमें अपन ने देखो 2a दूरी पर स्थित दो आवेश जिसका परिमाण था Q, एक प्लस Q दूसरा माइनस Q, ये एक द्विध्रुव अपन ने लिया। इसके ऊपर अपन ने क्या देखा कि इस माइनस Q आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत बल लगता है और प्लस Q आवेश पर दिशा में बल लगता है। जब अपन ने ये देख लिया कि दोनों आवेश जब परिमाण में समान तो लगने वाले बल भी दोनों परिमाण में समान होंगे, लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया। परिणामी बल तो शून्य हुआ, लेकिन इन दोनों बलों के प्रभाव के कारण इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, जो कि क्या करेगा, इस आपके द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। इसी बल आघूर्ण का मान अपन को निकालना था। तो मैंने आपको बताया कि बल आघूर्ण होता है बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल तो हमें पता था, लेकिन लंबवत दूरी निकालने के लिए मैंने इस भुजा को बढ़ाया और इधर इस भुजा को बढ़ाया। BC जो दूरी आएगी वो हमारे लिए क्या है, लंबवत भुजा का काम करेगी, लंबवत दूरी का काम करेगी। इस BC का मान इस समकोण त्रिभुज में मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री वो अप्लाई करके 2a sin थीटा प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मैंने F का मान रखा पहले, फिर मैंने BC भुजा का मान रख दिया। आप सभी जानते हो 2a गुणा Q ये होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए मैंने यहाँ पे P रख दिया, E था साइन थीटा। अब ये कैसे आया होगा, चूंकि ये सदिश राशि तो इनके सदिश गुणनफल से आया होगा। तो सदिश गुणनफल जब अपन इनका करते हैं तो किस प्रकार से होता है, टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जब ये क्रॉस अपन हटाएंगे तो फिर से ये वाली ऊपर वाली क्वांटिटी अपन प्राप्त हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये होगा आपका छोटा सा डेरिवेशन। अब
आरबीसी जो बुक बोर्ड है उसके अंदर तो यहाँ पर आके चैप्टर फिनिश हो जाता है, ये वाला पहला जो चैप्टर है। एनसीईआरटी के अंदर तो ये कंटिन्यू चल रहा है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो कि इसी से संबंधित है वो मैं यहीं करा रहा हूँ, जो कि केवल आरबीसी सीबीएसई जो बोर्ड है यानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के अंदर है, आरबीसी बोर्ड वालों के लिए नहीं है। छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, आसान सा कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है, आरबीसी वाले भी देख लेंगे। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण घूमा है इस बल आघूर्ण के कारण, तो मान लो ये θ1 से θ2 तक घूमता, मान लिया पहले कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो कोण है वो θ1 बन रहा है, ये थोड़ा सा जैसे घूमकर मान लो इसकी स्थिति होगी ऐसे, ठीक है। यानी अब विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण जो है ये पहले θ1 था, अब ये कोण हो गया θ2। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके द्विध्रुव आघूर्ण को, जो आपका द्विध्रुव है, इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर θ1 से θ2 कोण तक अगर अपन को घुमाना हो तो घुमाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इस कार्य का मान अपन को निकालना है। तो देखो आप सभी जानते हो, कार्य के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा, इसको मैं हटा रहा हूँ फटाफट। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर देखो विस्थापन किस प्रकार का हो रहा है, बल किस प्रकार का लग रहा है और विस्थापन किस प्रकार का हो रहा है। देखो ये कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बात करें कोणीय विस्थापन की, और बल किस प्रकार का लग रहा है, इस बल आघूर्ण के कारण लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कार्य का फॉर्मूला होगा, जो कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, अब इसको थोड़ा सा मैंने परिवर्तित कर दिया, जो 11वीं क्लास वाला का फॉर्मूला है, ये होगा हमारा कार्य जो है, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। अब देखना इस चीज को, कार्य जिसको अपन दर्शाते हैं W से, बल आघूर्ण हमारा टो, जो कि अभी भी अपन ने देखा था। कोणीय विस्थापन, देखो जो कोणीय विस्थापन होता है आपका, वो कोणीय विस्थापन क्या है, यहाँ पर d थीटा, डी थीटा का मतलब क्या है, मान लिया मैंने θ1 से θ2 तक इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डी थीटा क्या हो गया, θ2 माइनस θ1 हो गया, ठीक है। तो मैंने इस θ2 माइनस θ1 को डी थीटा एक बार लगा के लिख दिया। अब देखना ये जो आपका टो है, इसका मान अभी भी अपन ने प्राप्त किया था, कितना आया था, W बराबर था PE साइन थीटा, है ना, और डी थीटा अपना ये वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो PE साइन थीटा डी थीटा है, ये डी थीटा क्या है, हमने जो आपको इसको द्विध्रुव को θ1 से θ2 को विस्थापित किया, उसके द्वारा किया गया कार्य। मान लेता हूँ एक बार, देखो मैं इसको dW ले रहा हूँ, थोड़ा सा अगर मैंने इसको विस्थापित किया तो किया गया कार्य dW है, और अगर मेरे को पूरा संपूर्ण कार्य निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसका समाकलन कर दूंगा। देखो फिजिक्स में आपने 11वीं क्लास में वैसे तो पढ़ रखा होगा, फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, जब अपन को किसी पूरी चीज़ का मान निकालने के लिए कहा जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो, अपन अगला जो चैप्टर होगा ना, जो आरबीसी बुक बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो अगला चैप्टर है वो, और जो ये एनसीईआरटी बोर्ड वाले हैं उनके लिए अगला जो टॉपिक आएगा हमारा गाउस का नियम। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें देखो दोबारा से वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्या करते हैं, छोटे से अल्पांश के लिए मान निकाल लेते हैं, और फिर उसका समाकलन करके हम पूरे के पूरे पदार्थ के लिए पूरे के पूरे जो क्षेत्र होता है उसका पूरा पूरा जो पृष्ठ होता है उसके लिए उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अपन क्या करें, अभी थोड़ा सा एक कार्य है, इसका देखो संपूर्ण मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो जब मुझे संपूर्ण कार्य यानी W चाहिएगा तो मैं क्या करूंगा, इसे dW का समाकलन कर दूंगा। अब dW का समाकलन करने का मतलब कि इस dW के मान का समाकलन मैं करूंगा। अब इसका मान क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। आप सभी जानते हो P और E दोनों यहाँ पर समाकलन के लिए क्या होंगी, कांस्टेंट राशियाँ होंगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, समाकलन आप सभी ने देखो सीख रखा होगा, मैथ्स के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, 11वीं क्लास के अंदर आपने सीखा होगा। ये जो साइन थीटा है ऑपरेटर केवल इसी के लिए है, इन दोनों के लिए ऑपरेटर है नहीं, तो इन दोनों को अपन कांस्टेंट मान के एक बार बाहर निकाल लेंगे। तो W बराबर हमारे पास क्या आएगा, PE तो देखो बाहर आ गया, और अंदर समाकलन केवल किसका होगा, साइन थीटा का होगा डी थीटा के सापेक्ष। अब इस साइन थीटा जो है समाकलन तो हम लोग कर देंगे, लेकिन इसकी अपने पास जो लिमिट है वो भी अपन को पता होनी चाहिए। लिमिट क्या कर रहे हैं अपन लोग, θ1 से इसका विस्थापन θ2 तक कर रहे हैं, तो काम अपन लोग कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसका जो लिमिट थी वो लगा दी, θ1 से θ2 तक हम लोग जा रहे हैं। अब देखें इसका समाकलन करता हूँ। आप सभी जानते हो, सभी विद्वान हो इतने तो, कि साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, यानी यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस कोस थीटा, ये हो गया इसका समाकलन। लेकिन जो लिमिट है वो भी लगानी बाकी है, तो मैंने लिख दिया θ1 से θ2, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब देखना W बराबर PE। अब मैं देखो लिमिट को अप्लाई करता हूँ, पहले θ2 जो है अपर लिमिट लगती है पहले, तो ये माइनस का कोस θ2 हो गया, फिर माइनस का निशान लगता है दूसरी लिमिट लगाने से पहले, और फिर ये जो संख्या ऐसी कैसी अपन लिखते हैं, ये लिमिट थोड़ी सी ऊपर लिख रहा हूँ। अब इसका क्या देखो माइनस है, तो मैं लिख रहा हूँ देखो माइनस बना के कोस थीटा, नीचे वाली लिमिट 1, ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट हो गया बंद। अभी मैं इस साइड वाला मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी अपने फिलहाल ही कोई काम का रहा नहीं। ये मिटाने के बाद
अब देखो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि मैं लिखूंगा W बराबर पी ई, अंदर देखना आपका ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे गुणा होके। तो जो प्लस वाली संख्या इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कोस थीटा 1, और ये आपका माइनस का ही रहेगा कोस थीटा 2, तो ये माइनस का कोस थीटा 2, ये आ गया हमारे लिए किए गए कार्य का मान। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि द्विध्रुव को घुमाने के लिए कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। जब थीटा 1 से थीटा 2 घुमाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद में ध्यान में होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि कितनी ऊर्जा खर्च हुई, तो आप सभी ने देखो 10वीं क्लास में पढ़ा भी था, 11वीं क्लास में फिर से भी पढ़ा था, और आज मैं दोबारा से बता रहा हूँ, किया गया जो कार्य होता है ना वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जितना आपने काम किया ना, ये किया गया कार्य इस आपके द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात मैं इसी फॉर्मूले को यूं भी लिख सकता हूं कि आपका जो किया गया कार्य है यही किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और कार्य कितना किया था, हमने किया था पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इसी के साथ जो आरबीएससी बोर्ड वाले उनका तो पहला चैप्टर पूरा हो गया हमारा, और जो एनसीईआरटी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए हमारे चैप्टर का काफ़ी हद तक जो बड़ा पड़ाव है वो पूरा हो चुका। अब अपन गाउस की नियम को प्रारंभ करेंगे, और लगभग जो एनसीईआरटी वाला है ना उनका तो आधा चैप्टर हो चुका। कल से अपन गाउस का नियम जो स्टार्ट करेंगे। गाउस के नियम से पहले देखो अपन को कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि विद्युत फ्लक्स। कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से विद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा, और उस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत जो फ्लक्स है ना उसको थ्योरेटिकली समझना बहुत आसान है, लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ना वो हमें करने पड़ेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स कल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो आज जो मैंने आपको शुरू में भाषण दिया था थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा उसको सीरियस ले लेना, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद जब आउटपुट ऐसा देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल मन नहीं करता। और सच में मैंने सोच लिया था कि जो आरबीसी बोर्ड वाला एक चैप्टर करा के मैं उसके बाद नहीं कराऊंगा। अब एक बार शुरुआत करी दी तो एक चैप्टर तो पूरा करा दूं। अभी जो एक दो कमेंट आए थे आज ही मेरे पास, तो उनसे मुझे फिर से थोड़ा सा मनोबल मिला है, और उम्मीद करता हूँ जो मनोबल है ये आप सभी मिलकर और ज़्यादा मेरा बढ़ाएंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितने भी आपके क्लासमेट है, क्लासमेट के अलावा जितने भी जो क्लास 12 फिजिक्स को प्रेम कर रहे हैं या प्रेम करना चाहते हैं, उन सभी को आप जो वीडियो की जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें। मैं तो कहता हूँ पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक होती है वही आप शेयर कर दो, ताकि सारी की सारी वीडियोस उनके सामने ओपन हो जाएगी। उनको जो भी पढ़नी है वो पढ़ लेंगे वहाँ से। ठीक है, लेता हूँ अलविदा। अगली वीडियो के अंदर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए रखना अपना सभी का ध्यान, अपने घर वालों का भी, और बाहर भाई बिल्कुल मत निकलना। एक बार तो जय हिंद, वंदे मातरम।